अपना इलेक्ट्रोड या कॉपर वायर जो पिघल रहा है और बीड बन रही है, वहाँ पे यदि CO2 गैस की हम शील्डिंग कर दिए तो इसका मतलब है कि आसपास का ऑक्सीजन जो है वहाँ पे मौजूद नहीं रहेगा। और यदि वेल्ड जहाँ हो रहा है, वेल्डिंग जहाँ हो रही है, जहाँ ज्वाइंट हो रहा है, वहाँ यदि ऑक्सीजन नहीं मौजूद है, इसका मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा। और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो इसका मतलब कि हमारा जो वेल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ओके बनेगा और मजबूत बनेगा, स्ट्रेंथ उसका अच्छा होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम आज जानेंगे कि रियर एक्सल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑटोमोटिव सेक्टर में 4 व्हीलर के बैक साइड में जो एक्सल लगता है उसको हम रियर एक्सल कहते हैं। और रियर एक्सल हम कैसे बनाते हैं, उसके क्या क्या चेक पॉइंट्स होते हैं और उसमें क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं और उसको हम कैसे सही कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब सबसे पहले क्या है, जो रियर एक्सल है वो व्हीकल के पीछे साइड में जो कार की पूरी वेट को उठाता है। तो सबसे पहले क्या है, रियर एक्सल ओनली सपोर्ट द वेट ऑफ द व्हीकल ऑन रियर साइड ड्यूली अटैच विद बॉडी एंड टायर। जो रियर एक्सल है वो टायर के साथ और बॉडी के साथ अटैच्ड होता है। ए व्हीकल विथ मिस अलाइन रियर एक्सल हैज रिड्यूस्ड टायर लाइफ। यदि हम रियर एक्सल को मिस अलाइन कर करके या डिफेक्टिव रियर एक्सल यदि हम कार में लगाएंगे तो वो टायर लाइफ को इफेक्ट करेगा, हमारा टायर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। देन है मोर डिफिकल्ट टू ड्राइव, मे बी अनसेफ एंड डिलीवर्स लेस देन ऑप्टिमम फ्यूल इकोनॉमी। अब यदि हम रियर एक्सल डिफेक्टिव रहेगा तो चलाने में मुश्किल आएगी, ड्राइवर को अनसेफ कंडीशन में ड्राइव करना होगा और हो सकता है कि उसको फ्यूल एफिशिएंसी भी कम आए। देन है व्हेन योर एक्सल फेल्स, जब आपका एक्सल फेल होता है, इट पॉसिबल दैट यू विल लेस कंट्रोल अंदर कार। यदि आपका जो ये डिफेक्टिव एक्सल लगा हुआ है रियर एक्सल, तो आपको ये पक्का है कि आपके कार के ऊपर आपका कंट्रोल कम रहेगा और आप सच में कभी भी एक्सीडेंट कर सकते हैं और कभी भी आपका कार क्रैश हो सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि जो हमारा रियर एक्सल है वो गाड़ी के साथ और टायर के साथ कहाँ कहाँ फिटमेंट पॉइंट्स होते हैं। अभी आप देखते हैं कि जो बुश होता है वो हमारे मेन बॉडी के साथ जुड़ा होता है और जो रियर एक्सल का जो बुश है वो बुश ये अपोजिट साइड है जो कि हमारा मेन बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। देन हमारा है कि हमारा एंड प्लेट है और एंड प्लेट कहाँ है, एंड प्लेट ये देख सकते हैं नीचे की तरफ, ये नीचे की तरफ जो एंड प्लेट है वो हमारा किसके साथ जुड़ा होता है, व्हील के साथ जुड़ा होता है। और इस तरीके से जो रियर एक्सल का जो CD है वो मेन इंपॉर्टेंट जो सेंटर डिस्टेंस है दोनों बुश के बीच में और दोनों एंड प्लेट के बीच में वो अंडर टॉलरेंस होना चाहिए। नो थ्रेड मिस, मतलब एंड प्लेट में कोई थ्रेड मिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका व्हील सही से फिट नहीं होगा। नो डैमेज एंड गैप इन बुश, जो बुश है जिससे जो हमारे बॉडी के साथ जुड़ा होता है उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, कोई NG डैमेज नहीं होना चाहिए। और आप बुश में जानते हैं कि बुश में जो रबर फिटमेंट होती है उससे हमें साउंड और शॉक ऑब्जर्वर भी होता है, जिससे कि व्हील का जो हमारा गेटिक्स है और व्हील में जो रोड की जो साउंड है वो व्हीकल तक वाइब्रेशन नहीं पहुंच पाती। देन है नो स्पैटर, जो हमारे फिटमेंट थ्रेड्स हैं उसमें स्पैटर नहीं होना चाहिए ताकि हमारा फिटमेंट नहीं हो पाएगा। देन नेक्स्ट है कि फिटमेंट पॉइंट्स हैं सॉकर ब्रैकेट, सॉकर ब्रैकेट जो है वो सही होना चाहिए। दूसरा है सीट स्प्रिंग, सीट के साथ जो उसकी फिटमेंट होती है, उन सब चीज़ों में क्या चीज़ ध्यान रखना है, नो स्पैटर इन होल, नो स्पैटर बर इन होल, होल कंसेंट्रिसिटी शुड बी इन 1 mm मैक्स। अभी देखिए कि दो होल के बीच का यदि कोई फिटमेंट हम करने जा रहे हैं तो उसका जो कंसेंट्रिसिटी है वो उसकी 1 mm टॉलरेंस है, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन है हमारा फ्लेक्सिबल हॉज एंड ब्रैकेट, हॉज और ब्रैकेट के बीच में फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए और स्मॉल ब्रैकेट के बीच में भी फिटमेंट होता है। तो उसमें क्या होगा, नो स्पैटर और बेंड,
वो पार्ट बेंड नहीं होना चाहिए, उसमें स्पैटर नहीं होना चाहिए, और नो स्पॉटर और बेंड हमारा ब्रैकेट में भी होना चाहिए। देन हमारा वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेस हम कैसे समझते हैं कि देखिए हमारा जो मिग वेल्डिंग है, मिग वेल्डिंग में क्या होता है कि एक बेस मेटल है और वेल्ड मेटल है, जो इलेक्ट्रोड है उसके साथ CO2 गैस आता है और इलेक्ट्रोड जो है पार्ट के साथ टच कर रहा है। अब पार्ट के साथ टच करने से क्या होगा कि आर्क जनरेट होगा, और आर्क जनरेट होने से क्या होगा, इलेक्ट्रोड और जो हमारा इलेक्ट्रोड जो कॉपर वायर है वो पिघलेगा, और जो CO2 जो काम करता है वो सील्डिंग का काम करता है। CO2 यदि सील्डिंग कर रहा है इसका मतलब ये है कि जो पोरोसिटी नहीं आएगी, मतलब कि जो हमारा वेल्ड बीड बनेगा ना, वो वेल्ड बीड खराब नहीं होगा। कैसे कि जब CO2 गैस जो है वो यदि वेल्ड जहाँ हो रहा है, जहाँ पे अपना इलेक्ट्रोड या कॉपर वायर जो पिघल रहा है और बीड बन रही है, वहाँ पे यदि CO2 गैस की हम सील्डिंग कर दिए तो इसका मतलब है कि आसपास का ऑक्सीजन जो है वहाँ पे मौजूद नहीं रहेगा, और यदि वेल्ड जहाँ हो रहा है, वेल्डिंग जहाँ हो रही है, जहाँ ज्वाइंट हो रहा है, वहाँ यदि ऑक्सीजन नहीं मौजूद है, इसका मतलब कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो इसका मतलब कि हमारा जो वेल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, ओके बनेगा और मजबूत बनेगा, स्ट्रेंथ उसका अच्छा होगा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं वेल्डिंग इंस्पेक्शन। वेल्डिंग इंस्पेक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वेल्डिंग क्रैक चेक करना पड़ता है। वेल्डिंग क्रैक कैसे होगा, जब मटेरियल पिघलेगा और उसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होगा, वेल्डिंग क्रैक कर जाएगा, तो उस तरीके से हमें देखना होता है, और बीच में गैप भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वेल्डिंग होल, बीच में यदि गैप होगा दो मटेरियल के बीच में तो वेल्डिंग होल आ जाएगा। स्पैटर कब आएगा, जब हमारा जो वेल्डिंग है और वो सही तरीके से एंगल से फिटमेंट नहीं है, सही एंगल में सेट नहीं है, तो वहाँ स्पैटर जनरेट होगा, और करंट के वेरिएशन से भी हमारा स्पैटर जनरेट होता है। देन है ब्लो होल। ब्लो होल कैसे जनरेट होता है, जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं और दो प्लेट के बीच में वेल्डिंग कर रहे होते हैं और इसमें जो गैप है वो ज़्यादा होता है और वेल्डिंग पिघल कर करके ब्लो होल बना देता है, तो इस तरीके से ब्लो होल आ जाती है। देन नेक्स्ट है वेल्डिंग इंस्पेक्शन में हमें अंडरकट देखना है। अंडरकट भी ठीक उसी तरीके से होता है, दो प्लेट के बीच में यदि ज़्यादा डिस्टेंस है और ज़्यादा गैप है और वेल्डिंग हम वहाँ पे कर रहे हैं तो बीड जो है वो पेनिट्रेट अंदर कर जाएगा और जो मटेरियल है वो पिघल के अंदर चला जाएगा और वहाँ अंडरकट बन जाएगा। देन है वेल्डिंग शिफ्ट। वेल्डिंग शिफ्ट इस तरीके से हो गया कि प्लेट 1 पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं, प्लेट 2 पे वेल्डिंग कर रहे हैं और जिग के साथ वो फिटमेंट सही नहीं है या फिर मैनुअल कर रहे हैं तो प्लेट 1 पे वेल्डिंग करते चले गए तो उस तरीके को हम वेल्डिंग शिफ्ट कहेंगे। देन है ओवर वेल्डिंग। ओवर वेल्डिंग मतलब ये हो गया कि हमारी जो स्पीड है, वेल्डिंग करने का जो स्पीड है वो रुक रुक करके है, या जितने देर जहाँ पे रुके रहेंगे वहाँ पे स्लग ज़्यादा बनता जाएगा, उसको ओवर वेल्डिंग कह देंगे। दूसरे तरीके का ओवर वेल्डिंग मतलब ये हुआ कि जितनी वेल्डिंग लेंथ थी उतनी वहाँ से ज़्यादा तक वेल्डिंग हमने कर दिया, वहाँ ज़्यादा तक बीट बना दिया, वो दो तरीके से ओवर वेल्डिंग हो गई। देन हीट इफेक्टिव जोन। हीट इफेक्टिव जोन वो होता है जहाँ जिस एरिया पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं, जिस एरिया पे हम वेल्डिंग कर रहे हैं इस बीड के आसपास के एरिया को हीट इफेक्टिव जोन कहते हैं। हीट इफेक्टिव जोन में भी पेनिट्रेशन जाता है। देन नेक्स्ट है वेल्डिंग इंस्पेक्शन। वेल्ड पेनिट्रेशन टेस्ट और इचिंग टेस्ट। वेल्ड पेनिट्रेशन टेस्ट के लिए सेपरेट वीडियो हमने बनाया है, आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। पेनिट्रेशन हम करते हैं, पेनिट्रेशन में हमारा जो कैलकुलेशन है उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो हमारा स्टैंडर्ड है उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग में हम पेनिट्रेशन चेक करते हैं। जो कस्टमर ने कैलकुलेशन दिया हुआ है हम क्या करते हैं, एक कट सेक्शन करते हैं। कट सेक्शन को सबसे पहले हम क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग इस तरीके से करते हैं कि उस पर शाइनिंग आ जाए और पेनिट्रेशन सही तरीके से दिख जाए। फिर हम उसको या तो सॉफ्टवेयर की तरीके से या मैनुअली हम उस पर लाइनिंग खींचते हैं और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और बीच में एक एक्सिस खींचते हैं। तो हम देख लेते हैं ये लेग 1 है, ये लेग 2 है और बीच में जो है ये हमारा टोटल वो हो गया। तो इस तरीके से हम बीड की जो कैलकुलेशन है वो हम कर लेते हैं कि बीड लेंथ कितना है, बीड हाइट कितना है, कितना पेनिट्रेट हुआ
और बीट की टोटल चौड़ाई कितनी है। तो बीट की जितनी भी कैलकुलेशन है इस कैलकुलेशन के थ्रू करेंगे। और कैलकुलेशन जो है मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ, कैलकुलेशन जो है पेनिट्रेशन का वो आपको सेपरेट वीडियो में बताया जाएगा। उस सेपरेट वीडियो में जा करके आप डिटेल एनालिसिस वीडियो पेनिट्रेशन का देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है कि हमें वेल्डिंग स्टार्टअप करने से पहले वायर की 0 पॉइंट चेकिंग करनी पड़ती है। 0 पॉइंट चेकिंग मतलब ये हुआ कि जो हमारी दोनों की सेंटर मिलानी पड़ती है, वायर की सेंटर और जहाँ पे हमें ले जाना है उसकी सेंटर, दोनों की यदि सेंटर में मैच कर लिए तो हमारा जो है जो वेल्डिंग शिफ्ट नहीं होगा। देन है स्लिट चेक। स्लिट चेक इस तरीके से होता है कि दो प्लेट है, 2 प्लेट के बीच में मुझे रन करना है अपने वायर को। तो स्लिट चेक में हम चेक करते हैं कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन में हमारी वायर रन हो रही है कि नहीं रन हो रही है। तो इस तरीके से हम स्लिट चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेल्डिंग स्टार्टअप चेक पॉइंट वायर डाया। वायर डाया जो होगा वो आपके एज पर स्टैंडर्ड होगा, जो आपके स्टैंडर्ड में लिखा होगा वायर डाया को चेक करें, उस तरीके से करें। देन है टिप कंडीशन। टिप कंडीशन यदि हमारा वेल्डिंग स्टार्ट करने से पहले हम अपने टिप के कंडीशन को भी देखेंगे कि वायर उसमें से वायर फीड मैकेनिज्म से, वायर फीड मैकेनिज्म WFM, ये जो टिप लगा होता है वहाँ से और वायर जो है सही तरीके से बाहर निकल रहा है कि नहीं। कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा बर्न होने की वजह से जो हमारा टिप होता है वो ख़राब हो जाता है और वायर की इरेगुलर प्ले होती है, जिस वजह से हमारे डिफेक्ट भी जनरेट होते हैं। देन नेक्स्ट है वेल्डिंग स्टार्टअप चेक पॉइंट गैस फ्लो रेट। गैस फ्लो रेट मतलब हो गया कि CO2 की जो फ्लो है वो हमें चेक करनी है। CO2 का हमें फ्लो चेक करना है और साथ ही साथ हमें करंट का भी फ्लो चेक करना, करंट की रेशियो चेक करनी है कि जितना करंट हमें रिक्वायर्ड चाहिए उतना एम्पियर है कि नहीं है। यदि कम रहेगा तो हमारी वेल्डिंग सही नहीं बनेगी, गैस फ्लो कम रहेगा तो स्ट्रेंथ वीक हो जाएगा, कम पेनिट्रेशन होगा। CO2 गैस से में क्या होता है, ये मैग वेल्डिंग भी कहते हैं। यदि हम CO2 यूज कर रहे हैं, इनर्ट गैस यूज नहीं कर रहे हैं तो ये मैग वेल्डिंग है, और यदि इनर्ट गैस यूज कर रहे हैं तो ये हमारा मिग वेल्डिंग हो जाता है। तो मैग वेल्डिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि CO2 जो है वो एक्टिव गैस है, और एक्टिव गैस होने से क्या फ़ायदे होते हैं। CO2 गैस यूज करने से मेन फ़ायदे हैं, पहला कि आपका सबसे अच्छा पेनिट्रेशन होगा क्योंकि एक्टिव गैस है। दूसरा सील्डिंग की वजह से आपका स्ट्रेंथ अच्छा होगा। देन नेक्स्ट है वेल्डिंग स्टार्टअप चेक पॉइंट वोल्टेज आपको चेक करना है। आपने करंट चेक किया, आपने वोल्टेज चेक किया, देन उसके बाद सबसे मेन चीज़ कि आपके जो पार्ट वेल्ड करना है, जो आपने जिग में फिट किया है, उसके बीच में गैप जितने अंडर टॉलरेंस होने चाहिए, जितना गैप रहना है उतना ही गैप होना चाहिए। उससे ज़्यादा गैप होगा तो आपका अंडर कट हो जाएगा, ब्लो होल बन जाएगा, मटेरियल शिफ्ट हो जाएगा। देन है जिग स्टार्टअप चेक पॉइंट। अभी देखिए कुछ सबसे मेन पॉइंट होता है वेल्डिंग करने के लिए जहाँ पे हम अपने पार्ट को होल्ड करते हैं। पार्ट को होल्ड करने के लिए हमें जिग में कुछ चेक पॉइंट्स हैं, उस चेक पॉइंट को हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे लोकेशन पिन जो हमें पार्ट को लोकेट करता है उसको चेक करना है। क्लैम्प कंडीशन, क्लैम्प जो है वो स्ट्रॉन्ग क्लैम्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन एयर लीकेज अपने जितने KGF का एयर लीकेज कर रहे हैं उतना एयर लीकेज कम से कम होना चाहिए। क्लीनिंग ऑफ फिक्सचर हमेशा क्लीन होना चाहिए। PY पोका योका मॉनिटरिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पोका योका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एयर प्रेशर गेज में एयर एज पर टॉलरेंस है कि नहीं है। LM गाइड को हम अपने हाथ से चेक करेंगे। देन गाइड रोड को भी हम अपने हाथ से चेक करेंगे। देन है कि हमारा सेफ्टी चेक पॉइंट क्या क्या होना चाहिए मशीन पे। इमरजेंसी बटन काम करता हुआ होना चाहिए, होल्ड बटन काम करता होना चाहिए। जब भी कोई इमरजेंसी आ जाए इमरजेंसी बटन दबाने से मशीन रुक जाना चाहिए। होल्ड बटन ये हो गया कि हमने प्रोसेस को होल्ड कर दिया है, नेक्स्ट ऑपरेशन उसके बाद करेंगे। देन है सेफ्टी प्लग, जो लॉग आउट टैग आउट होता है वो आपका काम करता हुआ होना चाहिए जिससे कि हमें सेफ कंडीशन में काम कर रहे हैं। एरिया सेंसर, जहाँ पे हमें पार्ट हम वेल्ड कर रहे हैं वहाँ पे कोई मैन पावर उस जिग के अंदर ना चला जाए, उस मशीन के अंदर कोई मैन पावर ना चला जाए, उस एरिया के अंदर कोई मैन पावर ना चला जाए, तो वो एरिया बैरिकेडिंग सेंसर होती है वो भी सही से काम करता हुआ होना चाहिए। देन है वेल्डिंग कर्टेन कंडीशन जो है बिल्कुल नॉन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और पूरी तरीके से क्लोज्ड होना चाहिए। देन है कि सेफ्टी चेक पॉइंट्स में हमारे PPE
पीपीई में हमारे हेलमेट आ गए, फेस मास्क आ गया, आर्म स्लीव आ गया, एप्रॉन आ गया, हैंड ग्लव्स आ गया, लेग गार्ड आ गया, सेफ्टी शूज आ गया और साथ ही साथ हमारा गॉगल्स आ गया। तो ये सारी चीज़ें हम सेफ्टी इंस्ट्रक्शन पालन करके ही हम वेल्डिंग करेंगे। देन नेक्स्ट है क्रिटिकल ऑपरेशन हमारे मिग वेल्डिंग में और रियर एक्सल में क्या क्या होते हैं। मेन क्रिटिकल जो ऑपरेशन होता है वो होता है हमारा टो एंगल। टो एंगल क्या है, द कार कैन नॉट गो स्ट्रेट। कभी कभी क्या होता है कि जो व्हील को हम अलाइनमेंट इस तरीके से कहते हैं, टो का इस तरीके से अलाइनमेंट कहते हैं कि जो व्हील स्ट्रेट फॉरवर्ड ना भाग पाए, उसके लिए हमें स्टीयरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से जो व्हील अलाइनमेंट होती है वो ये बाहर की तरफ, एक व्हील ये बाहर की तरफ होती है। तो इस तरीके से व्हील को हम अलाइनमेंट करते हैं, उसको हम टो एंगल कहते हैं। देन नेक्स्ट है हमारा कैम्बर एंगल। कैम्बर एंगल रखने से क्या होता है कि व्हील जो है थोड़ी सी टिल्ट होती है अंदर की तरफ। इससे क्या होता है कि वन साइडेड ऑफ टायर ही हमारा घिसता है और फिर हम उसको दूसरे तरफ से टायर को चेंज करके हम उसको टायर की जो लाइफ है उसको हम बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा कैम्बर एंगल की वजह से हमारे टायर की लाइफ बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और थोड़ा सा टो एंगल की वजह से हमारा कार सेफ रह सकता है और कभी वो स्ट्रेट आगे नहीं बढ़ेगा अपने आप। यदि उसको थोड़ी सी भी वेलोसिटी मिल गई तो वो अपने आप आगे नहीं बढ़ेगा। देन नेक्स्ट है हमारा सिस्टम एडेरेंस। सिस्टम एडेरेंस में हमने जो हमारे स्टेशन पे जो हमारे चेक पॉइंट चेक करने होते हैं उसमें है वर्क स्टार्टअप चेक शीट जो ऑपरेटर को करना होता है। देन है पीवाई चेक शीट जो सुपरवाइजर को सारे पीवाई चेक करने होते हैं। पैरामीटर चेक शीट जो मैंने आपको वेल्डिंग के चेक करने के लिए, वेल्ड स्टार्टअप करने से पहले सारे पैरामीटर हमने चेक करने के लिए बोला। देन उसके बाद एफओए फर्स्ट ऑफ अप्रूवल, मतलब कि पार्ट बनाए और पहला पार्ट को चेक करें और पार्ट सही है तभी आगे का पार्ट बनाए। देन सुपरवाइजर चेक शीट, सुपरवाइजर को डेली कुछ कुछ काम हैं जो लिखे हुए हैं जिनका ध्यान रखना है उनको मशीन के ऊपर, वो सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि ऑपरेटर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, मशीन सही से काम कर रहा है कि नहीं, जिग सही से काम कर रहा है कि नहीं, टूल सही से काम कर रहा है कि नहीं, बीच बीच में पार्ट सही से चेक कर रहे हैं कि हो रहा है कि नहीं, पेनिट्रेशन सही से हो रहा है कि नहीं, चेक पॉइंट क्रिटिकल चेक पॉइंट सही से चेक कर रहे हैं कि नहीं। देन उसके बाद हमारा आ गया फोरम चेंज मैनेजमेंट। मैन मशीन मटेरियल मेथड में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। देन वेल्ड लेंथ चेक शीट, वेल्ड की लेंथ चेक करनी होती है कि वेल्ड रोबोट या मैन पावर उतनी लेंथ तक वेल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पार्ट इंस्पेक्शन ऑन गेज, जो हमारा गेज है पैनल चेकर उसके ऊपर हमें एफओए जाके करना होता है, उस पर हम जा करके कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देन है लेयर ऑडिट, मतलब कि हम लेयर ऑडिट इस तरीके से करेंगे कि कभी हमने सुपरवाइजर कर लिया, कभी उनके सीनियर पर्सन कर लेंगे, इंचार्ज कर लेंगे, कभी एचओडी कर लेंगे। इस तरीके से लेयर ऑडिट होते रहना चाहिए ताकि सारे लोगों के जो विजन्स हैं, सारे लोगों के जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इम्प्रूवमेंट पॉइंट में चेंज होकर करके हमेशा लाइन को ऑप्टिमल कंडीशन में रखना चाहिए और हमेशा अपने को कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए। देन है एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग। लाइन पे काम करते समय स्टॉप कॉल वेट का पालन करना चाहिए। स्टॉप कॉल वेट ये है, ऑपरेटर यदि काम कर रहा है तो कोई भी एबनॉर्मलिटी आएगी तो सबसे पहले वो मशीन को स्टॉप करेगा। देन उसके बाद सुपरवाइजर को कॉल करेगा कि आप आइए, यहाँ पे पार्ट ख़राब बन रहा है या कोई एबनॉर्मलिटी आ गई है। देन सुपरवाइजर आएगा, वो अपने काम को अपने इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग में सही करने लगेगा मशीन को। तब तक ऑपरेटर को क्या करना है, वेट करना है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हमारे सुपरवाइजर की तरफ से आता है। देन एबनॉर्मल कंडीशन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए एक्शन लिखा हुआ है, एक्शन क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। देन कुछ पार्ट ऐसे हैं, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जैसे कंटिन्यूस पार्ट डिफेक्टिव, मतलब कि लगातार बहुत सारे पार्ट डिफेक्टिव बनने लग गए। रिपीटेड ब्रेकडाउन आने लग गए मोल्ड में, डाई में, मशीन में, जिग में। देन एनी सडन एक्सीडेंट, जैसे कि फायर, आग लग गया या टूट गई, इंस्ट्रूमेंट गिर गया या हाथ में चोट लग गया, ट्रॉली टूट गया, पार्ट गिर गया, मशीन में आग लग गई, ऐसे कई। पावर फेलियर बार बार हो रहा है तो इसका मतलब वो भी एक एबनॉर्मलिटी है, पार्ट खराब हो सकता है। देन असर्टेड पार्ट फॉलिंग असेंबली, एफजी, सब असेंबली, कोई भी चाइल्ड पार्ट असेंबली जो भी काम कर रहे हैं जॉब, वो हमारे ज़मीन पे गिर गया, वो भी एक एबनॉर्मलिटी है, पार्ट में खराबी आ सकती है, उस पार्ट को साइड में रख दें।
देन इंस्ट्रूमेंट ब्रेक डाउन, इंस्ट्रूमेंट जो जिससे हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, क्रिटिकल इंस्पेक्शन चेक कर रहे हैं, वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाए और उससे काम नहीं हो पा रहे हो, तो जो हमारा जजमेंट है वो एनसी हो सकता है कि वो पार्ट ओके है या एनजी है, ये हम जजमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो एबनॉर्मल सिचुएशन है। पहले आप इंस्ट्रूमेंट को सही कीजिए, जजमेंट ओके आएगा तब पार्ट फिर से बनाइए। देन अनआइडेंटिफाइड फाउंड ऑन द शॉप फ्लोर, शॉप फ्लोर पे कोई ऐसा पार्ट मिल गया जो आइडेंटिफाइड नहीं है, वो भी एनोमल कंडीशन है। हो सकता है वो डिफेक्टिव पार्ट हो सकता है वो ओके पार्ट हो सकता है वो रिजेक्शन हो, तो उसको हमें साइड रखना है। देन है कि ऑपरेटर डिफेक्ट अवेयरनेस टेस्ट। देखिए ऑपरेटर से डिफेक्ट का देना है फ़ोटो और उससे पूछना है कि इसमें क्या क्या डिफेक्ट आ रहे हैं। ऑपरेटर से हमेशा पॉइजन टेस्ट करना चाहिए। पॉइजन टेस्ट कैसे होता है कि हमें ओके पार्ट में बिना बताए ऑपरेटर को 2-4 खराब पार्ट मिला देना है, मिक्स कर देना है और उस पर कोई ऐसा सीक्रेट आइडेंटिफिकेशन कर देना है जो कि सिर्फ आपको पता है, और ऑपरेटर को बोलना है कि आप इसको नॉर्मल कंटिन्यू जैसे आप चेक करते हो वैसा काम करो। और वो यदि काम करने के दौरान उस डिफेक्ट को पकड़ लेता है कि इट मीन्स कि वो पॉइजन टेस्ट पास कर लिया, पॉइजन को वो पकड़ लिया। और यदि वो पकड़ नहीं पाता इट मीन्स कि आप इमीडिएट उस ऑपरेटर को वहाँ से निकालिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए और उसको डिफेक्ट पकड़ने को सिखाइए, फिर उस स्टेशन पे लगाइए, नहीं तो वो हमेशा से डिफेक्ट पार्ट बनाएगा और आगे बढ़ा देगा। देन नेक्स्ट है हमारा कि ऑपरेटर डिफेक्ट ऑब्जर्वेशन टेस्ट में हमारा दूसरा डिफेक्ट हो गया व्हाट इज द प्रोडक्ट क्वालिटी और ये फोटोग्राफ। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे क्या क्या डिफेक्ट आते हैं, इस तरीके से हम ऑपरेटर से टेस्ट ले सकते हैं। अलग अलग डिफेक्ट दिखा करके हम टेस्ट ले सकते हैं। ओके पार्ट क्या है, ब्रैकेट बेंड था इसमें, ये ओके पार्ट है, इसमें फ्लेक्सिबल हॉर्स ब्रैकेट मिस था, इसमें ब्लो होल था, इस तरीके से वो डिफेक्ट पकड़ेगा। देन ये सब चीज़ें करने से पहले हम सारी चीज़ों को ट्रेनिंग देंगे और सुपरवाइज़र में इसमें सबका सबसे अच्छा रोल है। थैंक यू।